पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, बार बार फोन से यही आवाज आ रही थी। पापा दौड़े दौड़े पहुंच गए। खड़े थे पापा वहां पर, और जिस जगह पर बेटा डूब रहा था, चीख रहा था, वहां पर उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा पैसे वाले नोएडा अथॉरिटी के पुलिस के लोग वहां पर खड़े थे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर खड़े थे, एसडीआरएफ के लोग वहां पर खड़े थे, 80 लोग वहां पर खड़े थे, और सामने, आंखों के सामने बेटा डूबता रहा, डूब गया, मर गया, लेकिन कोई बचाने के लिए पानी में नहीं उतरा। और यह खबर कहीं जापान की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, या फिर यूं कहूं कि मणिपुर, नागालैंड या फिर झारखंड, उड़ीसा, वहां की खबर नहीं है साहब। मोदी जी की नाक के नीचे, और ये नोएडा के तमाम जो चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उनकी नाक के नीचे ये नोएडा 150 सेक्टर का मामला है। नोएडा सेक्टर 150 का मामला है। 27 साल का एक चिराग, जिसका नाम था युवराज मेहता, बुझ गया। एक घर में अंधेरा हो गया, उसका बेटा मर गया, लेकिन मरा किसकी वजह से? पिताजी कह रहे हैं कि बीजेपी के इस निकम्मे सिस्टम की वजह से मर गया। सबसे बड़ी बात यह है, आप हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जहां पर 80 लोग खड़े हुए थे, नोएडा पुलिस के लोग खड़े हुए थे, नोएडा फायर ब्रिगेड के लोग खड़े हुए थे, एसडीआरएफ के लोग खड़े हुए थे, और वहां पर पानी के अंदर उतरा एक आम सामान्य आदमी, एक फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय। वो पानी के अंदर उतरता है, वो पानी के अंदर जाकर के देखता है, टटोलता है कि साहब लड़का है या नहीं है। आधे घंटे तक उसने पानी में जाकर के देखा, लेकिन लड़का नहीं मिला। वो झक मारने के लिए खड़े थे वहां पर 80 लोग। पहला सवाल। दूसरी बड़ी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो कौन से तालाब में, कौन से समुद्र में गिर गया, या कौन से कुएं में गिर गया जिसको निकाला नहीं जा सकता था। वो दरअसल ना तो कुएं में गिरा था, ना ही कोई समंदर में गिरा था, और ना ही कोई नदी में गिरा था, और ना ही कोई नाले में गिरा था। सामने दीवार बनी हुई थी, सड़क के किनारे दीवार बनी हुई थी। वो दीवार टूटी हुई थी क्योंकि 4 दिन पहले ही या 10 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, और ट्रक भी गिरते गिरते बचा था। मोड़ था, मोड़ पर दीवार थी, और दीवार के उस तरफ एक मॉल बन रहा था। मॉल का बेसमेंट था, बेसमेंट में बारिश का पानी वो रुका हुआ था, और उस बेसमेंट के अंदर सिर्फ कोई उतरने के लिए तैयार नहीं था। आप सोचिए कि आपका बेटा है सामने, आपका बेटा मर रहा है, आपका बेटा फोन पर कह रहा है पापा बचा लो, पापा बचा लो, और आप अपने घर से और वहां तक पहुंच गए। सामने बेटा मर रहा है, पुलिस के लोग, एसडीआरएफ के लोग और नोएडा अथॉरिटी के लोग, 80 कर्मचारी वहां पर खड़े हैं। बेटा आपका मर रहा है और आप बेटे को नहीं बचा पाए। पूरी उम्र जो है ये चीज भूले नहीं भूलेगी उस पिता से। पिता का नाम है राजेंद्र। मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूं, लेकिन इस मामले में एक और बहुत बड़ी बात हुई है। जो लड़का, जो डिलीवरी बॉय, जो उस पानी के अंदर गया, और वो पानी के अंदर क्यों गया? वो पानी के अंदर इसलिए गया क्योंकि पुलिस के लोगों ने उस पानी में जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया पुलिस के लोगों ने, पुलिस वालों ने कहा कि भैया पानी बहुत ठंडा है। यह घटना शुक्रवार रात 12 बजे की है। नोएडा सेक्टर 150 का मामला है। रात 12 बजे की घटना है। वो लड़का युवराज 27 साल का है, सिविल इंजीनियर था, और नोएडा का रहने वाला था। गुरुग्राम से अपने ऑफिस से लौट रहा था। हफ्ते में 2-3 दिन ऑफिस जाता था, बाकी वर्क फ्रॉम होम करता था। वापस लौट रहा था रात 12 बजे, और उसने पापा को फोन किया कि पापा ऐसे ऐसे ये लोकेशन मैं आपको भेज रहा हूं, जल्दी आकर के मुझे बचा लो, और मैं डूब रहा हूं, मेरी गाड़ी ऐसे ऐसे करके और यहां पर गिर गई है। ग्रैंड विटारा उसकी गाड़ी थी। पापा घर से आ गए, सब दुनिया वहां पर पहुंच गई। आने जाने वाले लोग भी देखने लगे, क्योंकि सामने एक आदमी चिल्ला रहा है, बार बार कह रहा है मुझे बचा लो, फोन की टॉर्च दिखा रहा है, मुझे बचा लो, देखो मैं यहां हूं, मुझे बचा लो। लेकिन कोई बचाने के लिए नीचे नहीं गया।
और वहां पर वो डिलीवरी बॉय जो गया भी नीचे, डिलीवरी बॉय ने कहा कि तुम्हें डर लगता है। पुलिस वालों ने कहा कि भैया पानी बहुत ठंडा है, हम नहीं जाएंगे नीचे। और फिर उसके बाद में पुलिस वालों का एक तर्क यह भी था कि ये जो मॉल बन रहा था, जिस मॉल का वो बेसमेंट था जिसमें पानी भरा हुआ था, जिसके अंदर गाड़ी गई, पुलिस वालों ने कहा कि इसके अंदर सरिये वगैरह भी होंगे, मॉल बन रहा है तो बहुत सारे सरिये होंगे इसके अंदर। तो उस डिलीवरी बॉय ने, ये शख्स है वो डिलीवरी बॉय, इसने कहा कि मुझे रस्सा बांधो, मैं जाऊंगा, मुझे आता है तैरना। ये लड़का चला गया अंदर। इसने 30 मिनट तक अपनी जो एक कैपेसिटी थी इसकी, 30 मिनट तक इसने बच्चे को बचाने की कोशिश की। और बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि इसने लोगों को सामने आकर के बताया अगले दिन, और कहा कि यहां पर पुलिस के सारे अधिकारी सब थे यहां पर, लेकिन कोई बचाने के लिए नीचे नहीं गया। और इस लड़के पर, मोनिंदर नाम है इसका, ये उसी 150 सेक्टर का रहने वाला है, नोएडा का वहीं का। ये रात को अपनी ड्यूटी करके आ रहा था, रात को 12 बजे। तो इसको जो है इतना प्रेशर दिया गया कि इसने अपने बयान बदल दिया। अब ये कह रहा है, पहले तो आपको इसका मैं पहला बयान सुनाता हूं, इसके पिता ने क्या कहा है मैं आपको थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा। लेकिन पहले जरा यह समझना जरूरी है कि जिसने मदद की उसके साथ में भी आप देखिए सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। सिस्टम की यह लापरवाही है कि सिस्टम वहां पर एक दीवार नहीं बना पाया, रिफ्लेक्टर नहीं लगा पाया, धुंध के अंदर उसकी गाड़ी सीधे चली गई, सीधे जाकर के वहां पर गिर गई। सिस्टम की यह लापरवाही है कि सिस्टम 80 लोगों को लेकर के वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं सिस्टम के पास में, या एक औजार ऐसा नहीं सिस्टम के पास में जो वो अंदर तक उतर जाता। और सरकार किसकी? भाजपा डबल इंजन। नोएडा सबसे हाई प्रोफाइल इलाका, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इलाका, गगनचुंबी इमारतें 150 सेक्टर में। पहले सबसे पहले आप जो है इस फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय को सुनिए। ये कह रहा है कि कोई नीचे नहीं गया, मैं नीचे गया। और इसका फिर दूसरा बयान मैं आपको सुनवाता हूं। बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर बताती है कि डर गया लड़का। क्या नाम है आपका? मोनिंदर है जी। कल जो हादसा हुआ था, क्या कुछ पूरा हादसा था? आप चश्मदीद हैं, क्या कुछ देखा? और आपने बचाने भी उतरे थे, क्या कुछ पूरे मामला रहा, क्या कर? इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मेरे कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं। और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में, रात 2:45 बजे। 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा, ना तो मुझे गाड़ी मिली नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। उसके बाद मैं क्या कहूँ कि मैं तो अपने घर चला गया था और मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अब मैं इस लड़के का दूसरा बयान सुनाता हूं, बहुत गौर से सुनिए। इस लड़के ने अभी पहले बयान में क्या कहा है? इसने कहा है कि मैं 1:45 पर पहुंच गया था और मैंने वहां पर फिर कहा पुलिस वालों से कि आप नहीं कूद सकते हो तो मुझे कुदा दीजिए। वो लड़का चला गया। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मान लिया कि वो बेसमेंट था, मान लिया कि पानी ठंडा था, मान लिया कि उसमें सरिये थे, तो भैया आप मर तो नहीं जाते ना, आप मर तो नहीं जाते ना। अरे कोई आप ये बताइए, सरिया आकर के कोई गोली थोड़ी है जो अंदर घुस जाएगा। आप आराम से पानी में उतरिए, आराम से उतर करके, आपको तैरना नहीं आता तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको तैरना आता, 80 लोगों में से एक भी आदमी नहीं था। SDRF की तो ट्रेनिंग इसी बात के लिए होती है, फायर ब्रिगेड की तो ट्रेनिंग इसी बात के लिए होती है कि उसको तैरना आना चाहिए, कंपलसरी है उनके लिए। तो एक भी आदमी नहीं था साहब, उनके पास में इतनी सीढ़ी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था क्या। और फिर दूसरी बात यह है कि फायर ब्रिगेड और इन सब के पास में तो लाइफ जैकेट भी होती है। मान लीजिए कि तैरना भी नहीं आता, छोड़ दीजिए, लाइफ जैकेट होती है इनके पास में, जिससे आदमी डूब ही नहीं सकता। लाइफ जैकेट पहन करके उतर जाते। कोई सरिया ऐसा तो नहीं था कि सीधा आकर के आपके आंख में घुस जाएगा। सरिया भी पता चलता, आप धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ते हैं तो हाँ सरिया आ गया तो आप थोड़ा सा बच करके निकलते हैं।
इतना मुश्किल काम नहीं था। इच्छा शक्ति होती तो लड़का बच जाता। और 2 घंटे तक वो लड़का चीखता रहा, 2 घंटे तक। 2 घंटे में तो आप जो है वो जापान से मदद मंगवा सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, जापान के जो इंजीनियर्स हैं उनको ऑनलाइन लीजिए, उनसे मदद लीजिए। यानी मतलब कहने का अर्थ यह है कि कहीं से भी मदद आ सकती है, लेकिन मदद वहां खड़ी हुई थी, कर नहीं पा रहे थे। जिसने मदद की उसके ऊपर प्रेशर देखिए अब कितना डाल दिया गया। ये लड़का जो है वो कह रहा है कि पुलिस वहां पर 15 मिनट में ही आ गई और पुलिस ने तुरंत उसका रेस्क्यू कर लिया। जबकि दूसरी जो पहली वीडियो आपने सुनी है इसमें कह रहा है कि मैं 5:30 बजे घर गया। पिताजी का बयान मैं आपको सुनाने वाला हूं। पिताजी कह रहा है कि 12 बजे की घटना है, 2:30 बजे तक हमारे लड़के की आवाज आती रही मेरे सामने। 2:30 बजे तक लड़का बोलता रहा कि पापा बचा लो, पापा बचा लो। 2:30 बजे लड़के की आवाज आनी बंद हो गई। 5:30 बजे ये लड़का खुद गया है और 6 बजे जो है पुलिस ने रेस्क्यू किया है। अब जरा दूसरी वीडियो सुनिए और इसके हाथ भी देखिए आप किस तरीके से कपकपा रहे हैं। डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिंदर, मैं नोएडा सेक्टर 150 के रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे जी 16 तारीख को एक घटना हुई थी। अभी एक ज़्यादा धुंध के कारण एक लड़का 27 साल वर्षीय रोड से सीधा तालाब में दागे गाड़ी लेकर। तो रोड में दागने के बाद जो किसी भी तरीके से पुलिस को पता चली, 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचने के बाद उसने इतने ही मैं पहुँचता हूँ कुछ समय बाद, थोड़ी सी देर बाद ही, तो पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी हुई थी। पुलिस उसे पूरा कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए। फिर कुछ देर बाद ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। लेकिन ज्यादा धुंध होने के कारण तालाब में ना तो लड़का दिख रहा था ना गाड़ी दिख रही थी। लेकिन लड़का उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। नोएडा सेक्टर 150 की घटना है ये, 16 तारीख की रात की है जी। आपको कुछ समझ में आया? इस लड़के की मौत का जिम्मेदार कौन है आपको समझ में आया? जिस सिस्टम का इतना जोर है कि सिस्टम एक लड़के से बयान बदलवा रहा है। इस लड़के को कोई राजनीति नहीं करनी है। यह लड़का कोई अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट मांगने वाला नहीं था। इस लड़के को क्या पड़ी कि झूठ बोलता। और किसी की मौत पर कोई गरीब आदमी वैसे भी झूठ नहीं बोलता है। यह कोई बेचारा करोड़पति अरबपति नहीं है कि झूठ बोलेगा। यह एक डिलीवरी बॉय है, 2 पैसे के लिए मोहताज है। और गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता है। और किसी की मौत पर कोई क्यों झूठ बोलेगा? और ये खुद कह रहा है, पुलिस इस बात को डिनाई करके दिखाए। पुलिस कहे कि हां ये लड़का पानी में नहीं उतरा, कहे पुलिस जरा सामने आकर के। पुलिस ये बात नहीं कह पा रही है। तो ये लड़का पानी में क्यों उतरा? जबकि आपके पास में तो 80 लोग वहां पर थे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर थे, एसडीआरएफ के लोग वहां पर थे। मैं बार बार कई चीजों को इसलिए कहता हूं कि चीजें आपकी दिमाग में जानी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए कि कितना वजन है इन चीजों का, लेकिन कहीं पर वजन दिखाई नहीं देता है। मामला शुक्रवार रात का है। शुक्रवार रात के बाद में पूरी रात बीत गई, वो लड़का मर गया वहां पर तड़प तड़प करके। शनिवार का पूरा दिन बीत गया, इतवार का भी पूरा दिन बीत गया। और ये मामला अब जो है सोमवार को आज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तब जो है ये खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सोचिए कि देश की राजधानी के बिल्कुल पास में यानी एनसीआर के अंदर मोदी जी और योगी जी की नाक के नीचे एक हाई प्रोफाइल वीवीआईपी इलाके के अंदर एक घटना घट जाती है। और उस इलाके में अगर घटना घट गई, उस घटना का भी आप तक पहुंचना वो इतना मुश्किल कर दिया गया है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अब पिताजी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पिताजी जो है राजकुमार मेहता, वो कहते हैं कि मेरा बेटा खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरा बेटा मदद के लिए रो रहा था, लोगों से उसकी मदद के लिए कह रहा था, लेकिन अधिकांश भीड़ बस देख रही थी। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे। मेरे बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए 2 घंटे तक संघर्ष किया। वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी उसे बचाने में असमर्थ थे। उनके पास में कोई गोताखोर नहीं था। इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से लापरवाही है और मेरी मांग है कि मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि फिर से ऐसी कोई घटना ना हो। पिताजी जो है वो 12 बजे फोन की घंटी बजती है, फोन रिसीव करते हैं और पिताजी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं।
एक डेढ़ घंटे तक जिस आदमी ने अपने बेटे को वहां पर डूबते हुए देखा है, पूरी जिंदगी वो उस सदमे से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी वो पिताजी कह रहे हैं कि भैया कम से कम अब तो व्यवस्था कर दो, अब तो चीजों को ठीक कर दो ताकि कोई और ना मर जाए, क्योंकि हर रात धुंध आएगी, हर रात ऐसा होगा। और अब पुलिस ने जो है वहां पर 2 रियल एस्टेट बिल्डर्स पर जो है वो केस किया है। गलती उनकी भी है कि बेसमेंट कहीं पर है, कहीं पर निर्माण कोई हो रहा है तो वहां पर प्रॉपर जो स्ट्रक्चर, जो लोहे की चद्दरें होती है वो लगानी चाहिए। लेकिन गलती जो आपके सिस्टम की है उसको कौन पकड़ेगा? आपके लोगों की जो गलती है, 80 लोग पहुंच गए, 2 घंटे तक लड़के को नहीं बचाया गया और ये एनसीआर में हो रहा है, तो उसको कौन देखेगा? और दूसरी बात यह कि आपका सारा जोर चला एक गरीब के ऊपर, उस गरीब का बयान बदलवाने पर आपका जोर चला, सारा जोर आपका वहां पर चला। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस जिस तरीके से इस मामले के अंदर बयान दे रही है या पुलिस जिस तरीके से सफाई दे रही है, वो गले से उतर नहीं पा रही है। देखिए इस मामले के अंदर अब पुलिस की तरफ से जो है वो कहा गया है, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है इस मामले के अंदर कि संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यानी जो 80 लोग वहां पर थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। विभागों को लोटस बिल्डर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ये 3 जो है वो स्टेप पुलिस ने अभी लिए हैं। यानी पुलिस प्रथम दृष्टया में मान रही है कि हां उनके अधिकारियों ने लापरवाही की है, इसलिए एक जूनियर इंजीनियर को, यहां पर बड़े लोगों पर तो कार्रवाई अब भी नहीं हुई है, जूनियर इंजीनियर को जो है नवीन कुमार को उनकी तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी गई है और जो बाकी अधिकारी वहां पर थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। कोई कारण पूछने की जरूरत है? और दूसरी बड़ी बात यह है, जरा बड़े मुद्दे पर फोकस कीजिए। एक आदमी की जान गई है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में, क्या कहीं पर लोगों की जान की कोई बात हो भी रही है? क्या कहीं पर यह बात हो रही है कि कहां काम हो रहा है, कहां काम नहीं हो रहा है, कहां कोई दिक्कत है, कहां कोई दिक्कत नहीं है? क्या इन मुद्दों पर कोई बात भी होती है? स्थानीय लोगों का यह कहना है कि वहां पर यह प्रॉब्लम थी, बहुत पहले से प्रॉब्लम है, हमने सांसद के जरिए चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब जो वो अधिकारी होंगे वो सांसदों के खास, या जो सांसद है वो अधिकारियों के खास, और जो वहां पर बिल्डर्स थे वो भी सांसदों के खास होंगे या फिर सांसद उनके खास होंगे। तो लोग कोई बात ही नहीं करता है। लोग बोलते रहे, चीखते रहे कि भैया यहां पर ये दिक्कत है, यहां पर एक ऐसा मोड़ है जिसमें 100% संभावना है कि गाड़ी जाकर के ठुकेगी और खत्म हो जाएगी, आदमी निकल नहीं पाएगा। लोग बार बार बोलते रहे और कुछ दिन पहले ही एक ट्रक जाकर के वहां पर दीवार को तोड़ देता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज के वक्त में अगर आप हिंदू मुसलमान को लेकर के 4 लाइन लिख दो कहीं पर, अभी जो है वो आज एक खबर मैंने आपको बताई है कि बरेली के अंदर कुछ लोग अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर पुलिस आ गई। किसी ने एक वीडियो बना करके शेयर किया कि ऐसे ऐसे देखिए साहब, घर के अंदर नमाज पढ़ी जा रही, पुलिस आ गई और पुलिस आकर के 12 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। देखिए पुलिस कितनी हाईटेक है और पुलिस किस तरीके से काम करती है, कितनी मजबूत पुलिस है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बड़ी पिक्चर पर ध्यान दीजिए। एक आदमी मरा है, बहुत बड़ी घटना है ये, लेकिन सवाल यह है कि क्या आदमियों की कीमत कोई है भी? क्या लोगों की जान की परवाह किसे है भी? या बस सब अपना अपना एजेंडा लेकर के चल रहे हैं और सबको पता है हिंदू मुसलमान का कोई मामला आएगा तो तुरंत पहुंच जाना है। यहीं इसी नोएडा में, गाजियाबाद में, मेरठ में दुनिया भर के ऐसे किस्से हैं जहां पर हिंदू मुसलमान को लेकर के तुरंत सेकंड से काम होता है, तुरंत काम होता है वहां पर। अभी यहां पर जो तलवार बांटी जा रही थी गाजियाबाद के क्षेत्र में, नोएडा से सटा हुआ क्षेत्र है, हिंदू बचाने के लिए तलवार बांटी जा रही थी। रात को लड़का डूब करके मर गया। कोई बजरंग दल का आदमी आया वहां पर, कोई और दूसरे संगठन का आदमी आया वहां पर, या कोई बजरंग दल का या दूसरे संगठन का आदमी वहां पर जाकर के पहले आवाज उठा रहा था कि साहब हमारे लोग यहां पर मर रहे हैं? और युवराज कौन से धर्म से आता है? अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा वक्त में क्या हो रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है, और मीडिया और समाज और सरकार और सिस्टम का पूरा ध्यान कहां पर है। हिंदू मुसलमान से इस देश का भला होने वाला है या इस देश के लोगों के लिए काम करेंगे तब जाकर के भला होने वाला है?
युवराज मरा है तो किसकी वजह से मरा है, सोचिए जरूर इस बात को। और ये युवराज जिंदा रहना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे युवराज हैं और वो ना जाने कब किसकी मौत की चपेट में आ जाए और किस तरीके से आ जाए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।